नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपके विद्या किचूरस के इस प्लेटफॉर्म में। प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट बिल्कुल सामने आ चुकी है और आज तो आप अपनी यात्रा में भी रहेंगे। कुछ विद्यार्थी आज, कुछ कल और परसों अपनी मंजिल के लिए, आप अपनी पहले चरण के लिए अपना एग्जामिनेशन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं प्रदत्त करते हैं। आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आप अपने इस एग्जामिनेशन में सफलता के ऊंचे झंडे गाड़ें ताकि अगले क्रम में, अगले चरण में, अगले स्टेज में मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर सकें। बहरहाल, हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के साथ विद्या किचूरस की टीम आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स लेकर के आती है। उसी रिगार्डिंग आज ये सेशन मैं ले रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं कि 14 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे कि जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ पीएससी के अंतर्गत एग्जाम अटेम्प्ट करने आ रहे हैं उन्हें कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उस एडमिट कार्ड में भी कुछ निर्देश लिखे होते हैं। उन निर्देशों को आपको अनुपालित करना है, उन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान से एडमिट कार्ड में लिखे गए निर्देशों को अवश्य पढ़ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो। एक भी चीज को नजरअंदाज करने पर आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकता है आपके सेंटर के बाहर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्थायी निर्देश हैं। ये परमानेंट डायरेक्टिव्स इन्होंने इशू कर दिए हैं कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लीजिए और आपको ठीक तरीके से विजिबल हो रहा होगा। डेट मेंशन्ड है 14 अगस्त 2025, रीसेंट है, राइट। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने और अभ्यर्थियों द्वारा इम्प्रॉपर मीन्स के प्रयोग को रोकने के लिए कमीशन के द्वारा ये कुछ परमानेंट डायरेक्टिव्स इशू किए जा रहे हैं। ये सभी कैंडिडेट्स के द्वारा डायरेक्टिव्स का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। आपको भूलना नहीं है कि इस प्रकार के डायरेक्टिव्स निश्चित तौर पर सेंटर में इन्विजिलेटर के पास भी होने चाहिए या होंगे, ताकि वो इस बात को एश्योर कर सकें कि इसमें दिए हुए निर्देशन का अनुपालन किस तरीके से होना चाहिए। तो एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थिंग इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि जिन कैंडिडेट्स के नाम या सरनेम या फोटो आइडेंटिफिकेशन एड्रेस में किसी भी प्रकार का डिफरेंस है, वे अपने नाम के परिवर्तन संबंधी एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी प्रेजेंट करने पर ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ध्यान से देख लीजिए, आपके नाम और सरनेम और फोटो में किसी प्रकार की अगर त्रुटियां हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने वाले सभी कैंडिडेट अपने पास केवल ये चीजें ही रख सकते हैं: पारदर्शी, विदाउट एनी लेबल पानी की बोतल। अगर आप पानी की बोतल रखते भी हैं साथ तो ध्यान रखिए कि वो बिना किसी लेबल के पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। केवल संबंधित परीक्षा के लिए सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पर, मूल पहचान पत्र के तौर पर आप वोटर आईडी रख सकते हैं, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, अथवा ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, अथवा पैन कार्ड रख सकते हैं, अथवा आप आधार कार्ड का ओरिजिनल कार्ड अथवा ई कार्ड भी रख सकते हैं। ये इनमें से कोई भी चीजें आपके आइडेंटिफिकेशन को मार्क करने के लिए ली जा सकती है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर ओरिजिनल कार्ड ही चाहिए, प्रिंट आउट नहीं। अगर प्रवेश पत्र पर परीक्षा का फोटो, परीक्षा के दौरान उसमें आपकी जो फोटो है वो अस्पष्ट है, वो क्लियर नहीं है या गलत तरीके से छपा हुआ है, तो केवल तभी 2 पासपोर्ट साइज के कलर्ड फोटोग्राफ आपके साथ में होने चाहिए। पेन के तौर पर बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और ये ब्लैक या ब्लू कोई भी हो सकता है, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी उन चीजों पर भी आऊंगा जो आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड में लिखी गई चीजों के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, या एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने को लेकर के आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की जरूरत हो, तब इस हेतु आयोग द्वारा एचबी पेंसिल के प्रयोग की अनुमति होगी, अदरवाइज नहीं। और आपका एग्जामिनेशन है नहीं कि आपको यहाँ पर कोई इमेज या कोई ऐसा पैराग्राफ जो है इमेज के तौर पर बनाना हो, तो पेंसिल की रिक्वायरमेंट दिखती नहीं है। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी अर्थात कैंडिडेट के पास कोई भी सामग्री पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का केस बनाया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की घड़ी, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे स्मार्ट वॉच हो, कोई भी धारित करने की कोई परमिशन नहीं होगी। बिल्कुल आप कोई वॉच या घड़ी पहनने की इच्छा मत रखें। वहां पर इन्विजिलेटर सेंटर पर आपके क्लासरूम में निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था रहेगी। कैंडिडेट्स को आगे ध्यान से सुनिए, शूज या मोटे सोल या हाई हील वाले कोई भी फुटवेयर पहनने की कोई परमिशन नहीं है। वो केवल
एक पतले सोल वाली ऐसी कोई भी स्लीपर या ऐसी कोई भी दूसरी अन्य धारित वस्तुएं पहन सकता है। लेकिन आप ध्यान से देख लेना, जूते पहनने की जरूरत नहीं है, अथवा मोटे सोल या हाई हील वाले कोई भी ऐसे फुटवेयर पहनने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी ऐसे फुटवेयर पहन सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे फ्लिप फ्लॉप या फिर स्लीपर्स या फिर सैंडल्स ऐसी किसी चीजों का उपयोग करें। कैंडिडेट्स को नजर के चश्मों के अलावा किसी भी प्रकार के कोई गॉगल्स या कोई भी ऐसा मेटा या डिजिटल फॉर्म ऑफ ग्लासेस या चश्मे पहनने की कोई परमिशन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आप केवल अपने पावर के चश्मे का ही उपयोग कर सकेंगे। जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडिकेप्ड हैं या बीमार हैं, उन्हें मेडिकल काइंड ऑफ रीजन से शूज अथवा दूसरे अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता अगर लगती है, तो गहन जांच के बाद ऐसे शूज और दूसरे अदर इंस्ट्रूमेंट्स को पहनने या धारित करने की जो परमिशन है वो ग्रांट की जा सकती है। ऐसे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जिन्हें संबंधित डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के माध्यम से एक सहलेखक की अनुमति मिली है, उन मामले में संबंधित सहलेखक को भी कैंडिडेट्स हेतु जारी निर्देशों का पालन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को ही नहीं, उसके साथ मिलने वाले सहलेखक को भी यहां पर इन नियमों का पालन करना ही है। आप क्या धारित करें, क्या पहने, इसके बारे में भी लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट बहुत ही लाइट कलर के हाफ स्लीव्स वाले कोई भी कपड़े पहनकर ही सेंटर पर प्रवेश ले सकते हैं। आप ब्लैक कलर के या जो डार्क ब्लू कलर है अथवा डार्क ग्रीन कलर है अथवा कोई ऐसा जामुनी, मैरून और बैगनी दूसरे अन्य या चॉकलेटी, है ना, ऐसे कुछ अदर काइंड ऑफ जो कलर्स हैं जो अपने आप में बहुत गहरा रंग रखते हैं, उन प्रकार के किसी भी वेयरेबल्स को या क्लॉथ्स को या कपड़े को पहनने की अनुमति आपको नहीं है। लिखा है ये वर्जित है, ये प्रोहिबिटेड है। कैंडिडेट्स कार्गो डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आप जनरली जीन्स का पैंट अथवा अदर कोई सामान्य तरह का पैंट पहनने की अनुमति रख सकेंगे। तो आप ऐसे कोई कार्गो या तड़क भड़क वाले कोई भी ऐसे पहनावे पहनकर ना जाएं जिसमें 36 प्रकार के जेबें होती हैं और सामान रखने के लिए 3 ही होते हैं। तो बेहतर है कि आप कोई ऐसे कपड़े पहने जो अपने आप में सभ्यता दर्शित करे या सामान्य तरीके से आपको जो है सेंटर पर पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव ना हो कि आप एक सीमित समय में वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद इन जांचों में ये सारी चीजें प्रोहिबिट मिल रही हैं और आप वहां परेशान हो रहे हैं, किस तरह की चीजों को हम किसे सौंपें। जो भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वेयरेबल्स लिखा हुआ है कि आप सलवार कुर्ती अथवा चुनरी दुपट्टा पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बाह छोटी होनी चाहिए अर्थात आधी होनी चाहिए, और साड़ी के साथ पहने जाने वाले जो भी ब्लाउज वो भी हाफ स्लीव्स के ही होनी चाहिए। कान में किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट या आभूषण वर्जित होगा। रिलीजन या रिवाजों के अनुसार जो भी अत्यंत आवश्यक आभूषण है या कोई भी ऐसे प्रतीक चिन्ह है, उनको छोड़कर किसी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट या कोई ऐसा प्रतीकात्मक चिन्ह आप धारित करने की परमिशन नहीं रखेंगे। जो भी मैरिड विमेन कैंडिडेट हैं उनको एक नोज पिन या एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र। इसके अनुसार किसी भी ऑर्नामेंट या प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जांच के अधीन ही की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री, ऑर्नामेंट, प्रतीक चिन्ह या कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर सेंटर में उपस्थित होने वाले किसी भी कैंडिडेट के द्वारा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी और स्वयं के व्यवस्था के अनुसार इन सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह और उपकरणों को परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे। उक्त हेतु परीक्षा केंद्र के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा उक्त के सुरक्षित संधारण हेतु किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। देखिए, इन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। आप जो कुछ भी इस प्रकार की चीजों को लेकर के जा रहे हैं जो अपने आप में वैल्यूएबल्स हैं, है ना, इन चीजों को आप अपनी ही जिम्मेदारी में रखें। यहां पर परीक्षा केंद्र में आप इनसे अपेक्षा मत करिएगा कि ये आपको उस तरह की चीजों को रखने की व्यवस्था बनाएंगे। राइट, प्लीज रिमेंबर, बेहतर है लेकर ही ना जाएं। सभी कैंडिडेट्स के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पूर्व सेंटर पर प्रेजेंट होना अनिवार्य है, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैनुअल तलाशी, फ्रिस्किंग, मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन और उनके चेहरे का मिलान का कार्य किया जा सके। इसके साथ सेंटर पर परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी सर्कमस्टांस में किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश और परीक्षा में सम्मिलित होने की परमिशन नहीं होगी। आवंटित परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार गेट बंद होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं, केवल उन्हें ही संबंधित परीक्षा कक्ष से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, अदरवाइज नहीं। तो कोशिश करें कि हम समय से पहुंचे, कोशिश करें कि हम सेंटर का अलॉटमेंट ठीक से देख लें, कोशिश करें कि हम अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर ठीक से पहचान लें और उसके बाद सेंटर में तटस्थता के साथ प्रवेश करें, भागम भाग में नहीं। परीक्षा कक्ष के अंदर भी आवश्यकता अनुसार फ्रिस्किंग की जा सकेगी अगर जरूरत लगती है। कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, किसी प्रकार के संचार साधन का रखना हर तरीके से वर्जित होगा।
सेंटर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, अन्य कोई ऐसे कम्युनिकेबल जो भी मीन्स हैं वो प्रोहिबिटेड है। अगर आप मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई ऐसे संचार के साधन के साथ पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा, केस फाइल किया जा सकेगा और आप यहां पर परेशान होंगे। परीक्षा में सम्मिलित किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा की समाप्ति के पहले परीक्षा केंद्र छोड़ने की परमिशन नहीं होगी जब तक सेंटर में इस बात का अनाउंस नहीं होता। चिकित्सीय आपात स्थिति में कैंडिडेट को सेंटर से किसी मेडिकल तक ले जाना अनिवार्य हो तो कैंडिडेट के प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका को संबंधित कक्ष के इन्विजिलेटर द्वारा जमा कराने के बाद ऐसे कैंडिडेट को चिकित्सालय ले जाया जा सकेगा, परंतु परीक्षा समाप्ति के समय उक्त अभ्यर्थी के साथ 2 इन्विजिलेटर लगातार तैनात रहेंगे जो सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी अवधि में कैंडिडेट के द्वारा संबंधित परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई अनुचित गतिविधि नहीं की गई है। ये उनके लिए है विशेषतः जो बीमार हो जाएंगे वहां पर, अथवा हो सकते हैं, है ना, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है या हुई होगी, तब इन्होंने इस प्रकार का कंडीशन एम्प्लॉय किया है। कई बार लोग इसका सहारा लेकर के कुछ अनुचित प्रकार के साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं या करेंगे, तो इसके लिए भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस नियम का पालन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा ताकि वहां पर इस प्रकार के कोई भी कम्युनिकेबल मीन्स या डिवाइस का यूज ना हो सके। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडीशन लागू करके इसे सर्कुलेट कर दिया गया है ताकि हर पर्टिकुलर कैंडिडेट इस बात को ठीक से समझ सके कि परीक्षा के दौरान आपको किन किन स्थायी प्रकार के निर्देशों का पालन करना है। ये बात हो गई इनके विषय में। अब पॉइंट ये है बच्चे कि छत्तीसगढ़ पीएससी के अंतर्गत एडमिट कार्ड रिलीज हो ही चुके हैं। लेटेस्टली अभी कुछ समस्याएं इस रूप में उत्पन्न हुई जिसमें कुछ छात्रों के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड रोक भी लिए गए। कुछ वे भी पर्सन थे जो अपने आप में एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे अथवा एडवोकेट के तौर पर काम कर रहे थे, विशेषतः गवर्नमेंट एडवोकेट। तो इन लोगों के लिए एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए थे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को सुनने से डिक्लाइन कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर अर्थात आज के ही दिन में, अभी कुछ समय पहले ही ये डिक्लेरेशन दे दिया है, इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दी है कि अब गवर्नमेंट एडवोकेट्स और प्रोसिक्यूटर्स भी इस छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत होने वाले सिविल जज एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इनके लिए जो है व्यवस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है, आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे यानी टुडे पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर परमिटिंग कैंडिडेट वर्किंग एज पीपी गवर्नमेंट एडवोकेट टू प्रोविजनली अपीयर, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनली अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ Chhattisgarh Judicial Service for the post of civil judge, which is scheduled on Sunday, that is a day after tomorrow. Now, Chhattisgarh PSC to permit the petitioners who possess the requisite qualification to appear in the exam without insisting on the condition that they must remain enrolled as advocate as on the date of advertisement. बताते चलें आपको कि यहाँ पर ये मैटर फाइल क्यों हुआ था और कैसे ये कहानी उत्पन्न हुई। बस 2 मिनट में मैं इसे खत्म करूंगा, इसके बाद मैं एडमिट कार्ड के उन इंस्ट्रक्शंस पर आऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट यह है कि यहां पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार अपने सिविल के नोटिफिकेशन में 2 मेजर चेंजेस किए। एक तो यह कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत न केवल लॉ की डिग्री बल्कि उसके साथ साथ बार में रजिस्ट्रेशन को भी मैंडेटरी किया। दूसरा, आपके पार्ट ऑफ सिलेबस में 15 लॉ सब्जेक्ट के साथ साथ छत्तीसगढ़ लोकल जीके को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो पार्ट ऑफ सिलेबस तो ठीक है, लेकिन जहां तक सवाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, उसके बीच में ही 20 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजेस एसोसिएशन वाले केस के अंतर्गत 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस को मैंडेटरी करते हुए कहा गया कि जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस ऑलरेडी इशूड हैं उस पर इसका एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन जो अपकमिंग काइंड ऑफ वैकेंसीज होंगी उस पर अब नए तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर सिविल जज के एग्जाम कंडक्ट होंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी ने चूंकि उस ऑर्डर के तहत इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही इशूड नोटिफिकेशन है उसमें दी हुई एलिजिबिलिटी के आधार पर ही उसको कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया है। तो यहां पर तो नोटिफिकेशन में यही बात लिखी थी कि लॉ डिग्री के साथ साथ आपके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इन पर्संस के पास जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इनका बार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा चुका है। तो ऐसे केसेस में ये इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से बाहर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज नहीं हुआ। तो आपको समझना यह है कि इस प्रकार के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ तो ग्रांट कर दी। अब ये पीएससी के पाले में है कि वो तय करें, अब उनके पास आज का दिन है, कल का दिन है, अब इन 2 दिनों में वो निर्धारित करें कि इन लोगों को एडमिट कार्ड कैसे रिलीज होगा, और होगा भी तो इनके सेंटर्स कहां अलॉट होंगे, अथवा एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के तो दुविधाएं हैं या बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, और पोस्टपोन होने से बच्चों को समस्या ज्यादा होगी। बच्चों को निश्चित तौर पर यहां पर फिर आने जाने को लेकर के बहुत असुविधाएं होंगी। तो अब जैसा भी फैसला होगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। चलिए, बहरहाल
छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जारी किए हुए एडमिट कार्ड में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत प्लस क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा फोकस करके रखना चाहिए। जैसे यूं समझिए कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं तो आप कुछ मेजर चीजों को अपने दिमाग पर धारित करके रखें। नंबर 1, आपका एग्जाम लगभग 10 AM पर शुरू होगा मॉर्निंग। कोशिश करें कि आप एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचे, राइट। और आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीजें सर बता रहे हैं, पर यकीन मानिए ये सिंपल सिंपल और छोटी छोटी और माइनर माइनर चीजें ही जब आप फोकस के साथ सुनते और जानते और उसका पालन करते हैं तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। अदरवाइज आप सेंटर्स पर कभी जाइए तो आपको अच्छे अच्छे होशियार और अच्छे अच्छे सावधानी रखने वाले लोगों के साथ भी ऐसी कुछ परिघटनाएं देखने को मिलती हैं कि प्रतीत होता है कि ये वास्तविकता में इतने गंभीर प्रकार के पद की तैयारी के लिए आए हुए थे। तो आप समझिए कि इस निर्धारित समय से 1 घंटे पहले आप टाइम पर पहुंचिए, राइट। अपना सेंटर अगर आप एक दिन पहले पहुंचते हैं, अगर आप आज निकल रहे हैं, मेजरली स्टूडेंट आज ही निकल रहे होंगे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 19 सितंबर आज आप निकल रहे हैं, कल तक आप पहुंचेंगे, राइट। जहां कहीं भी आप ठहरे वहां से आपके सेंटर की दूरी कितनी है ये आजकल आप इंटरनेट की सुविधाओं का प्रयोग करते हुए देख ही सकते हैं। आप जाने की व्यवस्था या तो एक दिन पहले कर लीजिए ऑटो और दूसरी अन्य चीजों के लिए को लेकर के, अथवा अगर आप इतने अवेयर हैं या आप पहले वहां जा चुके हैं, आप जानते हैं, तो आप कल भी व्यवस्था करके जा सकते हैं। ठीक, संभव हो तो आप अपने सेंटर पर एक दिन पहले भी जाकर के विजिट करके कंफर्म कर सकते हैं, ऐसा कर लेने में भी बुराई नहीं। तो आप सेंटर पर जाकर के देख लीजिए कि वास्तविक में ये वही सेंटर है जो आपको अलॉट किया गया है। अगले दिन जब आप 1 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो वहां पर आप जहां पर एनरोलमेंट नंबर प्रेस्क्राइब्ड हो या एप्लीकेशन नंबर प्रेस्क्राइब्ड हो, वहां से आप एक एक लेटर और संख्या और जो कुछ भी चीजें आपके एप्लीकेशन नंबर एनरोलमेंट नंबर में लिखी हुई हैं उनको ठीक से मिला करके देख लीजिए कि आखिरकार उसी सेंटर में आपका सेंटर है या नहीं, उसी सेंटर में किस पर्टिकुलर रूम में है, राइट, किस रो में है, कई बार रो भी मेंशन होता है। तो ये सारी से पहले ही कंफर्म करके फिर आप सेंटर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप उसे वहां नहीं देखेंगे, सेंटर में प्रवेश कर जाएंगे तो आप अंदर फिर परेशान होंगे, राइट। तो ये कुछ छोटी चीजें आप डेफिनेटली मार्क करके रखें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, साथ में ओएमआर दी जाती है। अब उसी पर्टिकुलर 10 to 12 के टाइम में ही आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है, उसी टाइम में आपको ओएमआर भी फिल करनी है। तो आपके पास कम से कम 10 मिनट का जो समय है वो ओएमआर को फिल करने में दिया जाता है। ये अलग बात है कि 5 मिनट पहले ओएमआर दी जानी चाहिए, पर कई बार सेंटर्स में इस प्रकार की चीजों के लिए ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसा राजस्थान में हुआ था लास्ट टाइम। तो आपको अपने उसी समय में से मैनेज भी करना है। तो ओएमआर में जो भी चीजें फिल करनी है, चाहे वो आपका एनरोलमेंट हो, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो अदर काइंड ऑफ थिंग्स हो, सब्जेक्ट का कोड हो, एटसेट्रा या साइन हो, ये सारी चीजें आप बहुत सावधानी के साथ, बहुत कॉशियस होकर के पूरा फोकस सिर्फ उसी पर्टिकुलर ओएमआर को फिल करने में लगाइए। ये बात भूल करके कि आप पढ़े नहीं हैं, ये बात भूल करके कि आपको चीजें भूल रही हैं, ये बात भूल करके कि पेपर कैसा आएगा, ये बात भूल करके कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, केवल एक तरफ फोकस होना चाहिए कि ओएमआर सही से भरी जानी चाहिए। क्योंकि इस ओएमआर को फिल करने में कम से कम 50% बच्चे गलतियां कर देते हैं, और कई बार इस प्रकार की ओएमआर गलत तरीके से फिल हो जाती है और आपके दिमाग में वो एग्जाम के दौरान आप भले ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये धारित हो रहा होता है कि मेरी ओएमआर चेक होगी भी कि नहीं। और वहां पर इन्विजिलेटर से जब आप संपर्क करते हैं तो कई बार मैंने कहा ना कि इन्विजिलेटर को भी ठीक से कई बार आइडिया नहीं होता है ना। कई आप जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को जानकारी हो ही, क्योंकि इस प्रकार की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग शायद ही हो रही हो। तो ऐसे केसेस में कई बार आपको वहां पर व्हाइटनर लगाने का भी आदेश दे दिया जाता है कि आप व्हाइटनर लगा लीजिए, ऐसी सलाह दे दी जाती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सीधे तौर पर प्राइमा फेसी अभी फोकस कीजिए, अभी समय है कि ओएमआर जब फिल करना है तो आप ओएमआर पर पूरा ध्यान रखें। आप जो भी अपने नेम फिल कर रहे हैं उसमें नीचे जो बबल्स दिए हैं, ये बबल्स भरने में बहुत गलतियां होती हैं, तो इन बबल्स को ध्यान दे करके फिल करिए। जहां पर आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर का प्रेस्क्राइब नंबर हो 1 2 3 4 5 0 जो भी है, तो आप ठीक तरीके से उसे फिल करिए पूरा ध्यान से, राइट। ओएमआर फिल हो जाने के बाद जब आपकी लिए घंटी या पहली घंटी बजती है, तब आप अपने क्वेश्चन पेपर को ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं और देख सकते हैं। संभव हो तो एक बार क्वेश्चन पेपर को ठीक तरीके से देख लीजिए, अगर आप ऐसा उचित समझते हैं तो आप पेपर को एक बार जो है आप कुछ संख्या तक जाकर के उसे ठीक से देख लीजिए। बेहतर यह होगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और सो ऑन 100 तक के सेक्शन नंबर्स में 1 से लेकर 100 तक की संख्या में, छत्तीसगढ़ में टोटल 100 मार्क्स के ही 100 क्वेश्चंस आने हैं। तो आप कोशिश करिए कि नंबर वाइज ही आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शंस देखें और उसके बाद आप मार्क करें। ये बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, इसे बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि
आप में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग वे होंगे जिन्हें आगे भी एक दो एग्जाम दे करके आइडिया हो चुका होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि ये सारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जो नए हैं वो तो जरूर ध्यान से सुने, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण चीज बताई जा रही है, इसे ध्यान से समझ लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक नंबर से लेकर के और 100 काइंड ऑफ नंबर्स तक क्वेश्चंस पढ़ें, ऑप्शंस देखें, अगर आप कंफर्म है तो आप बबल्स फिल करते हुए जाएं। आप में से कुछ स्टूडेंट वे भी होते हैं जो क्वेश्चंस पर पहले ही मार्क कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, और लास्ट में आप बबल्स भर रहे होते हैं। तो कई बार इस प्रकार के सिचुएशंस में आप गलत या रॉन्ग बबल्स फिल कर देते हैं, क्योंकि आप एक जोन में बने हुए हैं। किस जोन में बने हुए हैं? बबल्स फिल करने के। कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, कहीं ए, कहीं बी। तो ये सब चीजें निरंतर चली जा रही हैं। तो आप उस जोन में हैं, तो कई बार आपको फिल करना है बी, आपने फिल कर दिया डी, आपने फिल करना था ए, आपने फिल कर दिया सी, तो जो सही है वो गलत हो गया, जो गलत है। तो अल्टीमेटली आपको समझना यह है कि हम इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न ना करें जो आपके लिए वहां पर एक प्रकार से टेंशन या तनाव भरा हो जाए या परिस्थितियां विपरीत हो जाए, क्योंकि दिमाग में फिर थ्रू आउट वही चलती हैं। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप एक संख्या से लेकर के 100 संख्या तक कंटिन्यूअस चलें। जिस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सोचने में समय लग रहा है, कोशिश करें, या क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है और अभी आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, प्लीज मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एंड द वन और नेक्स्ट वन, जो भी अगली कड़ी में हो। तो आप उस पर जाइए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप पूरा समय या मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही लगा देंगे, ये अलग बात है कि आपने 10 मिनट ले लिए एक क्वेश्चन में और या 5 मिनट ले लिए, लेकिन आपने किसी तरह से सॉल्व कर लिया, तो आप खुश भले ही हो, लेकिन आपने समय अपना खराब कर लिया। आपको अगर आप दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ करके और ऑप्शन सही से देख करके आप सही आंसर मार्क करते हुए निकल रहे हैं, या कुछ इजी क्वेश्चन है जल्दी आप उसको आंसर करके मार्क करके अलग निकल रहे हैं, तो लास्ट में एक एक्यूमुलेटेड 5 to 15 मिनट का समय बचा सकते हैं। इसके बीच का कुछ समय बच जाता है, उस समय में आपके पास एक प्लेन पेपर भी दी जाएगी, उस प्लेन पेपर में आप क्वेश्चन मार्क करते जाइए, उन क्वेश्चन को लिखते जाइए, किन क्वेश्चन पे आपको रिव्यू करना है, वापस आना है, देखना है, फिर से आंसर करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। तो आप उन क्वेश्चन को उस प्लेन पेपर में लिख दीजिए, या फिर आप क्वेश्चन पेपर में ही बहुत डॉट लगाकर मार्क करिए। पूरा क्वेश्चन पेपर में आप पेन से पूरा मार्क करके मत रखिए, बहुत बेकार चीज होती है वो। आप पॉइंटर से मार्क करके रखिए, राइट। और हो सकता है कई बार इंस्ट्रक्शन में कुछ एग्जामिनेशन में जैसे लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़े मार्क नहीं लगाए जा सकते, या मत लगाइए, बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली हमें समझना यह है कि आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए लिख दीजिए कि वापस आकर किसे देखना है, लेकिन इसका जखीरा इतना बड़ा मत कर लीजिए कि लास्ट के 10 मिनट्स में आपने 25 क्वेश्चन रिव्यू के लिए रख रखे हैं, ऐसा मत करिएगा। बात समझ आ रही है? टाइम इज क्रूशियल। आजकल के ट्रेंड में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दे आर आस्किंग अ लेंदी पेपर फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटे 3 घंटे जितने का पेपर आजकल पूछा जा रहा है, उसमें क्वेश्चन पेपर लेंदी पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका एक्यूमेन, आपका टाइम, आपकी चीजें सेटल्ड होनी चाहिए। आप स्कैटर्ड नहीं हो सकते, ना तो अपने दिमाग से ना अपने एक्शन से, राइट। तो यहां पर जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक सीरीज वाइज जाइए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर ऑप्शन ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, भले ही आप कितने भी इस बात में कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर तो यही है, फिर भी चारों ऑप्शन से एक बार जरूर देखिए। क्योंकि अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन को पढ़ने में गलत तरीके से आपने रीड किया, या कहीं आपने नॉट, अदरवाइज, नेवर, जहां करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछने का ट्रेंड है, इन क्वेश्चंस पर को आपने रीड करने पर कोई जो है कंफ्यूजन क्रिएट की, तो यकीन मानिए, या आपने जल्दबाजी में उसे रीड किया, यकीन मानिए आंसर गलत ही होगा। तो जहां लिखा है, जहां पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लीज गो स्लाइटली, गो ग्रेजुअली, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑप्शन, देन मार्क, देन आंसर। क्योंकि कई बार पूछा जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और उसमें दिया हुआ है 3 करेक्ट स्टेटमेंट, 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट हम रीड कर रहे हैं, हमें लगता है हाँ ये सही, ये सही, और उसी अंदाज में हम उसी में से किसी एक को करेक्ट मार्क करके चले आते हैं कि हमें लगता है कि नहीं करेक्ट ही पूछा था, पढ़ने पर पता चलता है कि इनकरेक्ट था। ऐसी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उन हर बिंदुओं के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भी वक्त है, जहां पर गलतियां होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और यकीन मानिए एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इजी से इजी क्वेश्चन गलत करके आओगे तो यकीन मानो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो यकीन मानिए कि जो इजी क्वेश्चन हैं वे हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क करके खुश नहीं हो सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट यू पीपल। हाँ, आप सभी जो यहां एग्जाम देने जा रहे हो, आप कहीं से भी पढ़े हो, तो विधिक की जुरिस के अंतर्गत इस टीम के हिस्सा होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इस बारे में ताकीद कराऊं, आप इसमें इल्म रखें कि आपको ऐसी गलतियां मार्क करके नहीं आना है। तो समझिए इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक कंटिन्यूस चलिए। जिस किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है, या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है,
थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, उसे बाद में समझते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी कोशिश हमें करना है कि हम उसे आंसर कर सकें। बात समझ आ गई? ओएमआर साथ साथ फिल करते जाइए, मैं आपको तो यही डायरेक्शन दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पेपर में हर जगह पर आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप ओएमआर फिल करिए। मैं इस तरीके को नहीं कह सकता। आपको ठीक लगता है आप करिए, इट इज अप टू यू। आपको अगर वो इजी लगता है, आपको सही लगता है, आप करिए। लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्मूला सबसे बेस्ट यही है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक साथ देखते जाइए, करते जाइए, साथ साथ मार्क करते जाइए। लास्ट में आप इन चीजों से फ्री रहेंगे कि हमें पूरा ओएमआर फिल करने बैठना है, उससे आप फ्री रहेंगे। इज दैट क्लियर? एंड प्लीज रिमेंबर, आई एम अगेन सेइंग, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर बनते आ रहे थे, उसमें इंडेक्स पेज का रोल हमेशा रहा है। इंडेक्स पेज उनके लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जहां से उन्होंने भरकर क्वेश्चन पूछे हैं। हमेशा चैप्टर हो, चैप्टर का नेम हो, पार्ट्स का नेम हो, सेक्शन का नेम हो, मार्जिनल हेड हो, ये उनके लिए बहुत खास रहे। तो एक तो हो गया इंडेक्स पेज। अभी भी टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट तो पढ़ लिए ना आपने, तो अब थोड़ा उन चीजों को आप ज्यादा देखना जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमें निश्चित तौर पर बहुत प्रोन लग रही हो। तो इंडेक्स पेज। दूसरा, छत्तीसगढ़ में प्रोविजन के अंतर्गत आने वाले जो भी यूज होने वाले कोई सेक्शंस हैं, किसी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉज के, किसी दूसरे एक्ट के, अथवा कोई एक्ट का नेम है, कोई लेजिस्लेशन का नेम है, उसका इनैक्टमेंट ईयर है या एक्ट नंबर है, उनमें कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में रही है। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके, विशेषतः लोकल लॉज में, आप उसे हाईलाइट करके रखिएगा, ताकि उसे आप जाने से पहले एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, मैक्सिमम कंफ्यूजन यहां पर एक्साइज लॉ, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टीज हैं, उन पेनल्टीज पर होता है, क्योंकि यहां पर भरकर पेनल्टीज और पनिशमेंट की क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड हैं, ऑफेंस एंड पेनल्टी के चैप्टर के अंतर्गत भी। तो वहां पर आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके जाएं कि यहां पर जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो हमें याद रह सके। कुछ इंडिविजुअल सेक्शंस पर भी ऐसी चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो हमें अलग से याद रह सके। कुछ चीजें आपको लीव कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी इस स्टेज में मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि बैठकर उनको आप रट्टा मारिए या उन्हें याद करिए, पर हाँ, इनको आप विशेष फोकस कीजिए। अपार्ट फ्रॉम इट, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स चाहे पुराने हो या नए, ये इनके लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं। तो आप अमेंडमेंट को भी थोड़ा फोकस कीजिए, विशेषतः उन लोकल लॉज की के अंतर्गत जहां पर कोई पर्टिकुलर सेक्शन डिलीट हुई हो, ओमिट हुआ हो, है ना, तो वहां पर आपको ये अमेंडमेंट भी निश्चित तौर पर काम आएंगे। इन्हें आपको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं समझता हूं कि कुछ पर्टिकुलर लॉज या एक्ट ऐसे होते हैं जो आप, ये वीडियो सेशन थोड़ा लेंदी जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए मैं बहुत कोर लेवल पे जाकर के सारी बातें कर रहा हूं, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। तो आप में से हर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका अपना कोई लॉ का सब्जेक्ट वो होगा जिसमें आप कहते हो कि इसमें आप कोई भी बात पूछिए। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। जब आप इस प्रकार के एग्जाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं या ऐसे कंपटीशन के में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके जुडिशियल सर्विस कंपटीशन के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय होने चाहिए जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेंट एक्ट ऐसा है जो अपने आप में छोटा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जहां पर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार क्वेश्चन का आंसर करने की कैपेबिलिटी वो रखते होंगे। ऐसे ही कुछ और लॉज होंगे कुछ और बच्चों के लिए। हो सकता है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है उनके लिए टीपीए हो सकता है उनके लिए सीपीसी हो सकता है कि ऐसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट उनके लिए हो। प्लीज बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू, और अपने लिए भरोसा देते रहो कि हम कर लेंगे और हम करके आएंगे। जब खुद पर इस तरह का यकीन रखोगे और ऐसे भरोसे के साथ काम करोगे, तो यकीन मानिए फिर आपका सिलेक्शन होना ही है। यकीन मानिए फिर भी आप सफल होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे, वो समय तय करेगा, लेकिन सफल आप तब भी होंगे। तो पहली चीज कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है, हाँ हमने पढ़ा है, हमें आता है। हम बार बार अगर अपने दिमाग में इस तरीके की चीजों को लाएंगे कि यार पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन सब मिंगल्ड हो रहा है, सेक्शन इसकी है लेकिन सेक्शन किसी और की याद आ रही है, सिविल लॉज कई तरह से दिमाग में उछल कूद कर रहे हैं, तो करने दीजिए। उस पर्टिकुलर 2 घंटे में जब जो प्रश्न आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग उसी पर्टिकुलर कानून पर जाएगा, उसी लॉ पर जाएगा, उसी जगह लोकेट करोगे, कहीं और नहीं। इस बात को मान लो। ये बात मैं एक्सपीरियंस और अनुभव से कह रहा हूं। तो अपने आप को भरोसा दिलाइए कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आपको चीजें याद हैं, आपका एग्जाम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अच्छा होगा, डेफिनेटली करके आएंगे। और अगर पहले ही नकारात्मक भाव से भरे हुए हो, तो फिर उस पर दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इंडेक्स पेज, ठीक है। इसके बाद आपका अमेंडमेंट वाला पोर्शन, एक्साइज में मैंने बता दिया, पेनल्टीज वाला पोर्शन, और इसके साथ चूंकि जीके इस बार पहली बार पूछा जा रहा है, अब इस बारे में तो कोई
संदेह नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के अंतर्गत सिविल जज एग्जामिनेशन में नंबर्स का बाइफिकेशन नहीं है कि आखिरकार कितने नंबर पर कौन सा विषय पूछा जाएगा। तो अभी इस पर कोई एक्सपेक्टेंसी तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा अमूमन लगता है कि 5 to 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, इसके मध्य होना चाहिए कि इसके आसपास के कुछ क्वेश्चन आपसे लोकल जीके के पूछे जाएं। दूसरा एक एक्सपेक्टेशन मेरा ये भी है कि यहां पर लोकल जीके के तौर पर आपसे बहुत ही ग्राउंडेड चीजें पूछी जाएंगी, ग्रास रूट की चीजें पूछी जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं पूछ ली जाएगी जिसके बारे में आप अवेयर ही ना हो। तो आपने छत्तीसगढ़ को अगर साधारण तरीके से भी पढ़ रखा है तो आप आंसर कर पाओगे। लीव एक भी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिमाग लगाना, दिमाग से सोचना, और प्राइमा फेसी जो आंसर आपको समझ आ रहा हो किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको आंसर पता ही नहीं है, तो उसे आप मार्क करना, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जीके के लिए मैं समझता हूं कि आपको लोकल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या चूंकि इन्होंने कोई एरिया भी डिफाइन नहीं किया है, तो वैसे तो इसका एरिया काफी वास्ट है, लेकिन आप फिर भी बहुत ग्राउंडेड चीजें पढ़ के जा सकते हैं या उसे रिवाइज कर सकते हैं। सिंस 2001 छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर के और अभी तक जो भी फर्स्ट चीजें हैं उन्हें, जो भी इनके फोक डांसर्स हैं उन्हें, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं छत्तीसगढ़ से उन्हें, जो भी कुछ ऐसे लिटरेरी बेस्ड पर्सन हैं उन्हें, जिन्हें कुछ बड़े पुरस्कार मिले हों, अवार्ड मिले हों उन्हें, थोड़ी सी जियोग्राफी, ये सारी चीजें आप फंडामेंटली पढ़ करके जाइए। अभी की स्थिति में जितना समय हमारे पास बचा है उतना हमें रिवाइज करके चले जाना चाहिए। अब बहुत ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, राइट? तो local GK should be like this. Apart from when we talk about the new criminal laws, whether it is BNS or it is BNSS or it is BSA, तो प्लीज रिमेंबर कि इनमें आपको अब बेयर एक्ट लेके बैठना नहीं है, सिर्फ आप इंडेक्स पेज इसका रिवाइज करिए, क्योंकि अभी की सिचुएशन में इंडेक्स पेज मुझे यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। विशेष तौर पर वे चीजें जो अपने आप में न्यू हैं, चाहे वो बीएनएस के अंतर्गत आने वाले पनिशमेंट हो, चाहे वो बीएनएस के अंतर्गत आने वाले कुछ नए पनिशमेंट्स हो, नए पर्टिकुलर ऑफेंसेस हो, तो जो कुछ भी नया है, चाहे बीएसए में हो, बीएनएसएस में हो, बीएनएस में हो, प्लीज डू रिवाइज देम मोर, उन्हें ज्यादा आप जो है रिवाइज करके जाएं। अपार्ट फ्रॉम इट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी फॉर्म होंगे इन न्यू क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत, तो वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले थे। तो मैं समझता हूं अगर आपने सारगर्भित तरीके से और गंभीरता से इन विषयों को पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्चुअली भी आप क्लियर होंगे, राइट? तो कहां फोकस करना चाहिए, आप वहां पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं। तो न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर के आपको थोड़ा इस तरह से तटस्थ होना चाहिए। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ एलआरसी के अंतर्गत, सीजी एलआरसी के अंतर्गत मैक्सिमम पीपल हो सकते हैं कि उन्हें अभी चीजें भूल रही हों, कहां तहसीलदार, कहां एसडीओ, कहां पर क्या। तो मैं समझता हूं कि आपको यहां पर जितने इंपॉर्टेंट एरिया आपने मार्क कर रखे हो, है ना, उन इंपॉर्टेंट एरिया पर आप एक एक बार नजर दौड़ा लें, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो नगर सर्वेक्षक हो, चाहे वो आरआई हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू को लेकर के बातें हो, चाहे वो बाउंड्रीज से लेकर के चीजें हो, जहां कहीं भी एसडीओ तहसीलदार वाली चीजें हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप ने कभी मेरा पूर्व का सेशन देखा होगा तो मैंने कई बार कहा है कि आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए किसी भी ऐसे विषय के लिए जहां पर नंबर ऑफ अथॉरिटीज हैं, जहां पर मिक्सचर ऑफ अथॉरिटीज हैं, तो आपको उन पर एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए किन सेक्शन। अब उसका समय तो नहीं है तो मैं वो ज्ञान नहीं दूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक एक बार आप उन धाराओं पर जाकर के एक नजर कंसंट्रेटिवली होकर के उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को देख लेना, कहां पर एसडीओ है, कहां पर तहसीलदार है, कहां पर कौन सी चीजें। और चूंकि पेनल्टीज को लेकर के यहां पर बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड प्रोविजंस हैं, लास्ट में मिलेंगी आपको, बीच में थोड़ा सा मिलेंगी, तो उन प्रोविजंस को एक बार देख लेना। और सबसे बड़ी बात यहां पर 2023-22 का कुछ अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट से क्या चेंज हुआ है प्लीज देख लेना, ठीक है? अगर कोई नई डेफिनेशन जुड़ी है तो प्लीज डेफिनेशन जरूर देखी जानी चाहिए। डेफिनेशन हर पर्टिकुलर बैरट का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर ध्यान से देख करके जाएं। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको मैं लास्ट इस टाइम पर कहूंगा कि आपके पास अभी भी अराउंड 24 आवर्स हैं, तो उन 24 घंटों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इन 24 घंटों में आप, मैं जानता हूं कि पढ़ने के दौर में हो, भागने के दौर में हो, ट्रेन में रहोगे और अपने यातायात वाहनों में रहोगे, लेकिन तब भी आप थोड़ा समय निकाल करके कुछ इस तरह की चीजें सरसरी दृष्टि से देख करके और इसे खत्म कर सकते हैं। अगली बात, कल सुबह दोपहर शाम तक जब भी आप पहुंच रहे हैं अपने अपने सेंटर्स पर, कोशिश करें कि रात में हमारी बहुत अच्छी नींद हो। आप हड़बड़ाए नहीं, रात भर पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, पता चला सुबह एग्जाम हॉल में ही नहीं पहुंचे, तो बेहतर है कि हम रात्रि की नींद बहुत अच्छे से लें, दबा के सोइए, जबरदस्त रहिए और माइंड में बिल्कुल आनंदित रहिए कि हमारा अगला दिन, अगला पेपर, अगला एग्जाम जबरदस्त होने वाला है। अच्छी नींद होनी चाहिए और कोशिश करना कि जो भी भोजन या खाने पीने की चीजें हैं ये आप बहुत बहुत सीमित मात्रा में रखें। वे चीजें वहां खाइएगा जो अपने आप में आपके सेहत को थोड़ा सा ठीक रखे या सही रखे, राइट? हेल्दी रहिए, हाइड्रेट रहिए, बढ़िया पानी पीजिए और जबरदस्त रहिए। और उसके बाद अपने एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए आप अपने
सफलता के परचम को लहराइए। तो मेरा आपसे आज के इस सेशन में इतना ही निवेदन है कि देवियों, सज्जनों, भाइयों, विद्यार्थियों सभी, कि आप स्वयं पर भरोसा रख करके पूरी आत्मविश्वास और भरोसे के साथ आप अपने सेंटर पर पहुंचे, पूर्ण सावधानी बरतें, चाहे आप सेंटर पहुंचने से लेकर के सेंटर से निकलने तक, एग्जाम देने से लेकर के एग्जाम समाप्त करने तक, OMR शीट भरने से लेकर के उसे सबमिट करने तक, हर पर्टिकुलर चीज का विशेष ख्याल रखिए। जो भी बच्चे यहाँ से बाहर से जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से ही हैं, तो नो डाउट उनके लिए तो फैमिलियर स्टेट है, वो अपने घरों से भी जा सकते हैं, अपने रूम से भी जा सकते हैं, उनको कोई इशू वैसा नहीं होगा। लेकिन जो अन्य सावधानियां हैं वो उन्हें भी पालित करनी है, वो उनके लिए अलग नहीं है। तो आप सभी को देश भर के जिन किसी स्टेट से छत्तीसगढ़ जुडिशरी में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। आप अच्छा करें, बढ़िया करें, और विधिज्ञ ज्यूरिस्ट हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। और जो कुछ भी आवश्यक तौर पर चीजें करने के लिए होंगी, वो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ये कहना जरूरी है। और मिलते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाने के बाद, और पेपर के साथ कुछ डिस्कशन एनालिसिस, आज जो चीजें होंगी वो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर एग्जाम। गुड लक।